साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है घटना से पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन की सीरीज है, इसके तहत हम लोग जो है भारतीय इतिहास की पूर्वालोकन को देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जो है इसके दो टॉपिक, आपका 7वें नंबर का टॉपिक है छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा से संबंधित प्रश्नों को, और दूसरा है यूनानी आक्रमण समेत जो प्रश्न अभी तक सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपको इस पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड करके घटना चक्र के मोबाइल ऐप पर उसको आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न आता है, वो पहला प्रश्न है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस प्रकार के थे। तो जो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, ये आपके किसके रहे? चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो मुख्यतः चांदी के बने थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था या कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे महाजनपद है, उनकी राजधानियों के समूह दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है। देखिए, अंग की, यहाँ पर जो है अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग की राजधानी आपकी चंपा थी। और कौशल महाजनपद की राजधानी जो है अहिछत्र नहीं थी। तो यहाँ पर आपका बी वाला जो है गलत है। देखिए, कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी, दो थी, साकेत तथा श्रावस्ती। और देखिए, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी जो यहाँ पे अहिछत्र दिया गया है, अहिछत्र किसकी राजधानी थी? तो ये उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। देखिए, जो पांचाल था वो दो भागों में था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। तो ध्यान रखिएगा, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, कौशल की राजधानी, दो राजधानियां थी, साकेत और श्रावस्ती। वहीं अहिछत्र जो थी यह उत्तरी पांचाल की राजधानी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी तथा मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। अगला है, यहाँ पे दो सूचियां हैं, राजा और राज्य, तो इन्हें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, प्रदोत, जो राजा प्रदोत थे, किस राज्य के राजा थे? अवंती के राजा थे। प्रदोत जो थे वो अवंती के राजा थे। उदयन वत्स जो महाजनपद था उसके राजा थे। प्रसेनजीत कौशल के, कौशल और अजातशत्रु जो है ये मगध के राजा थे। फिर से देख लीजिए, प्रदोत जो थे, जो राजा प्रदोत थे, ये अवंती के राजा थे। उदयन वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद के राजा थे और अजातशत्रु मगध के राजा थे। अगला है चंड प्रदोत। चंड प्रदोत जो हैं ये किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ऊपर देखिए, ये किसके राजा थे? ये आपके अवंती के राजा थे। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, चंड प्रदोत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी। क्या थी? उज्जैनी या महिष्मती थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रदोत का संबंध जो था वो मैत्रीपूर्ण था। बिंबिसार कहाँ के राजा थे? मगध के। अजातशत्रु भी मगध के राजा थे। देखिए, एक बार प्रदोत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा था। अवंती छठी शताब्दी ईसा पूर्व का प्रमुख राजतंत्रात्मक महाजनपद था। आगे चलते हैं। अगला है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? तो ये नहर खोदी गई थी कलिंग में। कहाँ पर? कलिंग में। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, खारवेल के जो राजा खारवेल थे, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जो थे, इन्होंने जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गए थे कलिंग से, और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। अगला है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। क्या था? अवंतिका नाम था। ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक अवंती की दो राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। पुराणों में उज्जैन को अवंतिका भी कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अवंती की दो राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। पुराणों में उज्जैन को क्या कहा गया है? अवंतिका कहा गया है। यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है और 4
स्थान ए बी सी डी अंकित किए गए हैं। बताना है ये ए बी सी डी किन महाजनपदों को इंगित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ए है, ए ये मत्स्य राज्य को, बी जो है अवंती को, सी वत्स को और डी जो है ये अंग महाजनपद को निरूपित करता है। तो प्रश्नगत मानचित्र में ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ए जो है मत्स्य है, बी अवंती है, सी वत्स्य है और डी अंग महाजनपद है। मत्स्य महाजनपद की बात करें तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर जिलों के निकटवर्ती क्षेत्रों में बसा था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। वहीं पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। जो बी वाला है वो अवंती है। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती इसकी राजधानी महिष्मती थी। आधुनिक प्रयागराज तथा कौशाम्बी जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे, जो सी वाला है। ठीक है, ये इलाहाबाद वाला क्षेत्र था। तो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद, जो डी वाला है वो अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। ये बिहार वाले इलाके में था। चंपा इसकी राजधानी थी। अगला है प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित हैं। महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित हैं। वो कौन सा नगर है? तो यहाँ स्टार लगा देखिए, माध्यमिका नगरी। यहाँ पे चार नगर कौन कौन से? पहला माध्यमिका या नगरी, करकोट, दूसरा है विराटनगर या बैराट और तीसरा है रैण। तो देखिए जो मध्यमिका या नगरी मध्यमिका राजस्थान भारत के राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के निकट एक प्राचीन नगर था। मध्यमिका जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निकट एक प्राचीन नगर था। इसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। उसी प्रकार से विराटनगर, जो सी ऑप्शन में है, विराटनगर या बैराट, ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। तो इस प्रकार से आपका जो ए विकल्प में है मध्यमिका और जो सी विकल्प में है विराटनगर, बैराट, इन दोनों का जो है उल्लेख जो है महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है। आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात हो रही है। देखिए इसमें भी स्टार लगा। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। तो इस प्रकार से देखिए अजातशत्रु का नाम जो है इन चारों विकल्पों में नहीं है। उदयन है, अशोक है, बिम्बिसार है, महापद्म नंद है, परंतु अजातशत्रु नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे स्टार लगा है। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ठीक है, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ए को माना है। तो यहाँ पे संस्थापक पूछा है। संस्थापक पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन नहीं थे बल्कि अजातशत्रु थे। उदयन ने क्या किया था? उसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अगला है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे चार कथन दिए गए हैं। देखिए पहला, पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। नहीं, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से, पाटलिपुत्र जो है उत्तर में जो है गंगा नदी से और पश्चिम में जो है सोन नदी से घिरा हुआ था। ये बी विकल्प जो है आपका सही है। ठीक है, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। जो प्राचीन पाटलिपुत्र है इसी का आधुनिक नाम क्या है? पटना है। अगला है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसे सर्वप्रथम देखिए हर्यक वंशीय शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी बनाया था। किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था ये पूछा है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय अजातशत्रु ने की थी, परंतु इसको सर्वप्रथम राजधानी जो है उदयन ने बनाया था। राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। ठीक है, राजगीर से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है। तो इस प्रकार से उदयन यहाँ पर विकल्प में नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र किसने बसाया था? अजातशत्रु ने। जबकि राजधानी पहली बार इसको किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। तो ये जो फैक्ट है इसको याद रखिएगा। स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु। जबकि इसको राजधानी के रूप में कौन अपनाता है? वो है उदयन। तो दो चीजें हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसे जो है देखिए प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मगध के यहाँ इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा।
तक्षशिला, जो तक्षशिला है वो सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। जो तक्षशिला यहाँ बी विकल्प में दिया गया है ये सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल जो है, चोल ये गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और अनर्थ, जो ए ऑप्शन में है अनर्थ, प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। अगला है उदयन वासव दत्ता की दंतकथा। उदयन वासव दत्ता की दंतकथा संबंधित है किससे? तो ये उज्जैन से संबंधित है, उज्जैन से। ठीक है, उज्जैन जो कि उत्तरी अवंती की राजधानी रही है। उदयन वासव दत्ता की दंतकथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रदोत की पुत्री वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश, वत्स महाजनपद और अवंती महाजनपद, तो वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रदोत की पुत्री वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। यह कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद था। ठीक है, देखिए उदयन से तात्पर्य क्या है? वत्सराज उदयन से है। अगला है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका उत्कर्ष जो है ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार थे, बिम्बिसार, और वे हर्यक वंश से संबंधित थे। बिम्बिसार का जो काल रहता है लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व का था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये मगध था। कौन था? ईसा पूर्व छठी शताब्दी बात हो रही, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, तो मगध था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों ने इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मतलब कई जातकों में मिलता है। मगध की कौशल अंग और काशी के साथ, मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और अंततः मगध को सफलता मिलती है। देखिए इससे पहले भी जो प्रश्न था यहाँ पे वही था सेम। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में होता है? तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। और यहाँ भी देखिए प्रश्न घुमा के पूछा है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो मगध था। अगला है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो देखिए आपका प्रारंभिक गणतंत्र की बात करें तो शाक्य, लिच्छवी, ये दोनों ही प्रारंभिक गणतंत्र में थे, परंतु यौधेय जो है प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं था। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं जो इस प्रकार हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, शुम शुमार गिरी के भग्ग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलिवन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। ठीक है, इसमें इन सब में कहीं पर देखिए यौधेय का उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए सी विकल्प हो जाएगा। अगला है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? वैशाली में तो लिच्छवी के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वाज्य संघ में सप्रमुख थे। लिच्छवी जो है वाज्य संघ में सप्रमुख थे। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? लिच्छवियों के द्वारा। ठीक, तो देखिए अगला है निम्न से कौन सा युग उपयुक्त जोड़ी है? कौन सा युग मतलब सही है, जोड़ी सही है? पहला देखिए जो है पार्श्वनाथ जंत्रिका सही नहीं है, बिंदुसार शाक्य सही नहीं, स्कंदगुप्त मौर्य सही नहीं है, चेटक लिच्छवी सही है। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। राजा चेटक जो है ये लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिम्बिसार से हुआ है। ठीक है, और लिच्छवी वज्र संघ में सप्रमुख थे। स्कंदगुप्त मौर्य साम्राज्य के नहीं थे, ये गुप्त साम्राज्य के थे। ठीक, बिंदुसार जो है शाक्य नहीं थे, बिंदुसार जो है मौर्य थे। आगे चलते हैं। अगला है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो ये आपकी अगुंतर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है।
बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है। कौन 16 महाजनपद थे? अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। देखिए ये 16 महाजनपदों की राजधानियां और ये 16 महाजनपद हमें याद होने चाहिए क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूचना या सूची मिलती है। अगला है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किस में? तो ये आपका अगुंतर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय। अगला प्रश्न है आपका कि महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पढ़ने की अष्टधाई में भी उल्लिखित हैं? तो ये 5 महाजनपद हैं, मगध, अश्मक, कंबोज, चेदी, वत्स। तो इसमें से देखिए मगध, अश्मक और कंबोज, मगध, अश्मक, कंबोज, इनका उल्लेख जो है आपका पढ़ने की अष्टाध्यायी में भी मिलता है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, मगध, अश्मक, कंबोज। देखिए पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए या व्याकरणकर्ता हुए। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित प्रमुख जनपद हैं मगध, अश्मक, कंबोज। तो 3 नाम तो यहाँ दिए गए, मगध, अश्मक, कंबोज। इसके अतिरिक्त गांधार, सूरसेन आदि। मगध, अश्मक, कंबोज, गांधार, सूरसेन आदि। ठीक है, इसमें चेदी और वत्स नहीं है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अगला है निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों, षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चुनाव करिए। अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र, मतलब आपका 2 और 4 मतलब ए ऑप्शन। अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इंद्रप्रस्थ जो है कुरु की राजधानी थी, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। मथुरा जो है ये किसकी राजधानी थी? सूरसेन की राजधानी थी। मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो अभी हमने देखा सूरसेन की, मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। चंपा किस महाजनपद की राजधानी? चंपा जो है ये अंग की राजधानी थी। चंपा अंग की, और अंग वर्तमान में बिहार वाले क्षेत्र में, उसका जो क्षेत्र है वो बिहार में था। बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी किसकी? शुक्तिमती, चेदी की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। चेदी और इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? तो अशक था, अशक। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अशक या अश्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था। मतलब ये नर्मदा के तट पर भी था, गोदावरी के भी तट पर, जिसकी राजधानी क्या थी? पैठन या पोतन अथवा पोटली। प्राचीन नाम प्रतिष्ठान था, पैठन, प्रतिष्ठान या पोतन या पोटली। तो ध्यान रखिएगा, अश्मक की राजधानी पैठन थी। अगला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पर? तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान में था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, विराटनगर थी। अगला प्रश्न है आपका कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी आपकी गिरिवज्र या राजगिरी थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश, इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिवज्र या राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। मतलब बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश आता है। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बनता है। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु उदयन के पिता ने। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी या गिरिवज्र थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती है। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये आपकी कौन सी थी? प्रथम राजधानी आपकी गिरिवज्र थी या राजगिरी, जो कि यहाँ विकल्प में नहीं है। पाटलिपुत्र दूसरी राजधानी थी, इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा।
प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये राजगिरी या गिरिवज्र था। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनती है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी या वर्तमान राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला शासक राजवंश बृहद्रथ वंश था, जिसका संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। महाभारत में यहाँ के शासक के रूप में जरासंध का उल्लेख प्राप्त होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यक वंशी शासक बिंबिसार के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का पुनरुत्थान हुआ था। ठीक है, एक सेकंड आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? देखिए, गिरिवज्र रहती है, पाटलिपुत्र रहती है, गिरिवज्र को ही राजगिरी कहते हैं। कौशाम्बी इसकी राजधानी नहीं थी। ठीक है, कौशाम्बी इसकी राजधानी नहीं थी। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो डी ऑप्शन। गिरिवज्र या राजगिरी और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानियां रही थी, जबकि कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। हर्यक वंश के शासक उदयन के शासनकाल के दौरान मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई थी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्धचंद्राकार है। कैसा है? अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के निकट सहेत महेत नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। अगला, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और उसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के शासक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। देखिए, उदयन दो नाम आते हैं। एक कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन थे, जो वत्स महाजनपद था उसके राजा उदयन थे। एक आपका मगध का राजा उदयन था। तो दोनों अलग हैं। जो मगध का राजा उदयन था, इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी हासिल की थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश का था। ये हर्यक वंश। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु भी था और आपका उदयन भी था। ठीक है, उदयन। देखिए, एक उदयन है, एक उदयन है, ध्यान रखिएगा। जो कौशाम्बी के वत्स राजा, मतलब वत्स महाजनपद के जो राजा थे, वो उदयन थे। और उदयन जो है ये मगध का था। तो यहाँ विकल्प में देखिए उदयन है, उदयन, डी। कंफ्यूज मत करिए, उदयन ये वत्स महाजनपद का राजा था, मगध का नहीं। किसने मगध साम्राज्य में वज्र गणराज्य को हराकर आत्मसात किया? तो ये अजातशत्रु ने। वैशाली वज्र संघ का प्रमुख गणराज्य था। वैशाली जो है वज्र संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक कौन थे? लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्र संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय में संघर्ष में बदल गया। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सबका विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटलीग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वश्यकार को भेजकर वज्र संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंतोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। अगला है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न से किसके शासनकाल में हुआ? तो ये शिशुनाग के शासनकाल में। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल में होता है। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मतलब मालवा क्षेत्र को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये महापद्मनंद था। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित होता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक अथवा अपरो परशुराम कहा गया। अपरो परशुराम, महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक या अपरो परशुराम कहा गया। ध्यान रखिएगा, महापद्मनंद को कहा गया। ये देखिए, इस प्रश्न में पूछा गया है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो महापद्मनंद, नंद वंश का महापद्मनंद। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो देखिए, थोड़ा सा स्टार लगा हुआ, देख लेते हैं।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी जो है ये काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब वैशाली को अपनी राजधानी बनाई तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया। अतः दिए गए विकल्पों में यह स्पष्ट नहीं कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है, तो आप भी शिशुनाग को ही मानेंगे कि वाराणसी को निम्नलिखित में किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, तो शिशुनाग। यदि फिर से यह प्रश्न पूछा जाता है तो आप भी शिशुनाग को ही मानेंगे, डी ऑप्शन को ही मानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नंदवंश के पश्चात मगध पर किसका राजवंश आता है, तो नंदवंश के पश्चात मौर्य वंश आता है। ठीक है, देखिए मगध के नंदवंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। शिशुनाग वंश, उसके बाद नंदवंश आता है। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए। नंदवंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंदवंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, उसके उपरांत शुंग वंश आता है, फिर कंडव, फिर गुप्त आदि के शासन होते हैं। यहाँ पर राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है, तो ये है आपका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, देखिए कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। अगला है निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नंदवंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। तो इसमें देखिए सबसे पहले हर्यक वंश आएगा। हर्यक वंश के बाद आपका नंद वंश आएगा, हर्यक के बाद आपका नंद आएगा, फिर मौर्य आएगा, फिर शुंग वंश आएगा। तो 4 1 3 2 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शिशुनाग वंश। अगला शुंग वंश। हर्यक वंश के बाद नंद वंश के पहले नाग वंश रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, तो ये बिंबिसार के दरबार। बिंबिसार अजातशत्रु का पिता था, अजातशत्रु उदयन का पिता था। तो बिंबिसार, देखिए गौतम बुद्ध के समय और चंडप्रदोत इनका समकालीन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंडप्रदोत के राज्य में चंडप्रदोत की चिकित्सा के लिए भेजा था। अगला है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो ये जीवक था। अभी ऊपर देखा हम लोगों ने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन, 2 कथन है, ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। देखिए पहला, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, ए और बी, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी या परिवाजक घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान तथा यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुष्ट्र तथा पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा तथा पशु बलि को भी बढ़ावा मिला। अगला है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। देखिए कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रियानाथ अथवा कालप्रिया नगरी के नाम से विख्यात थी। समय के साथ इस नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। यह 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। ठीक है, अगला है सही उत्तर का चुनाव करना है। 2 सूचियां हैं, उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी। तो देखिए यहाँ पे व्याख्या हम देख लेते हैं। कुरु, ये देखिए ये जो चारों दिए गए ये उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद रहे हैं। ठीक है, कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। पांचाल 2 भागों में था, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल।
तो पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, कोसल की राजधानी साकेत, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। फिर से आगे चलते हैं, फिर से यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, महाजनपद और राजधानी। फिर से मिलान कर लीजिए। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, शूरसेन की मथुरा, अश्मक की पोतनिया प्रतिष्ठान। ये महाजनपद उनकी राजधानियाँ आपको याद होना चाहिए, इससे प्रश्न बनते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी, सही है। अश्मक की राजधानी पोतन या पोटिल थी। शूरसेन की राजधानी कौशाम्बी नहीं थी, शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी, ठीक है। कोसल की राजधानी श्रावस्ती अथवा साकेत थी, साकेत तथा श्रावस्ती दोनों थी। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? कुल 8 महाजनपद जो है 16 में से, मतलब आधे आपके उत्तर प्रदेश में स्थित रहे हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 के दौरान के 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इनके नाम क्या हैं? कुरु, पांचाल, कुरु है, पांचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो 4 विकल्प हैं, देखिए। पहला, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, सही है। दूसरा, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, ये भी सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, नहीं पूरे भारत में प्रचलित थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है गलत है। प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारक उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। अगला है, अब यहाँ पर हम लोग यूनानी आक्रमण संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है यूनानी आक्रमण जो होता है उनके बारे में। देखिए, पहला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था, नंद वंश का शासन था। और इसका राजा कौन था? धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। क्या कहा है? अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। अगला है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो नंद वंश का धनानंद, यहाँ पे बी विकल्प हो जाएगा। महापद्मनंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। अगला निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कांड का प्रश्न है, यहाँ पर कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था, ये सही है। कारण, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, नहीं, कारण गलत है, क्योंकि सिकंदर का जो है भेंट या मुठभेड़ जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चलता है। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। अगला है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये मशक जो राज्य था, यहाँ की महिलाओं ने। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक जो है एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मशग थी। मशग। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध इस युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे। अगला है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। 4 कारण दिए गए हैं, बताना है कौन से हैं। पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बटा हुआ था, सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, ये भी सही है आपका। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये इसका कारण नहीं था। 1, 2, 3 यहाँ पर सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 जो हैं वो सत्य हैं। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय
यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना निस्संदेह श्रेष्ठ थी। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया तथा भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। अगला है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। तो ये पुर या पोरस था, पुर या पोरस, बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस या पुर को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। मतलब जो राज्य था उसका वापस कर दिया और कुछ नए इलाके भी दिए। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो देखिए निरियाकस, ऑनेसिक्रेटस, अरिस्टोब्यूलस, ये आपके तीन के तीनों आए थे, परंतु डायमेकस नहीं आया था। ठीक है, डायमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया था। स्टेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था, बिंदुसार की, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, उसके दरबार में भेजा था। तो यहाँ ध्यान रखिए कि डायमेकस जो है ये सिकंदर के साथ नहीं आया था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।